हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन। उसी बात पे हम आज थोड़े और सवाल करते हैं और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं छोटे छोटे सवालों के जरिए, ताकि हमें अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो। पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी और फील्ड और उनका आपस में तालमेल। देखिए, एक सवाल से शुरू करते हैं जो कि एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जिसे आपको आना ही आना चाहिए। देखिए, यहां एक पॉजिटिव चार्ज है तो उसका फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड। दो सवाल लेते हैं इकट्ठे। एक नेगेटिव चार्ज है, उसका फील्ड कैसा है बेटा? इनवर्ड। अब इसमें दो बातें आपको मन से याद होनी चाहिए कि नेगेटिव में उसके चारों तरफ नेगेटिव पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव में उसके चारों तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। नज़दीक में ज़्यादा होता है, दूर कम होता है। और नेगेटिव वाले में नज़दीक में लो, इधर हाई, फील्ड के उल्टा हाई पोटेंशियल, फील्ड के डायरेक्शन में लो पोटेंशियल। ये बात हम लोगों ने लास्ट क्लास में करी थी, उसी पे सवाल है। पहला क्वेश्चन, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। सवाल नंबर 1, ए और बी में से पोटेंशियल कंपेयर करें। ए एंड बी को का जो पोटेंशियल है उसे कंपेयर करें। बताइए क्या आंसर होगा? ए फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, बी फील्ड की डायरेक्शन में है, यानी बी का पोटेंशियल कम होने वाला है और ए का पोटेंशियल ज्यादा होने वाला है। मतलब ए का ज्यादा है और बी का कम है। एक बात। दूसरा, अगर मैं यही सवाल यहां पूछूं कि यहां ये पी पॉइंट है और यहां ये क्यू पॉइंट है, तो पी का और क्यू का कंपेयर करिए, तो बताइए क्या जवाब होगा? पी का और क्यू का कंपेयर करिए तो क्या जवाब होगा? फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा तो पी का कम होगा और क्यू का ज्यादा होगा, यानी आंसर होगा क्यू का पोटेंशियल ज्यादा है और पी का पोटेंशियल कम है। ठीक है। दूसरा सवाल, अगर मैं आपसे कहूं वी ए माइनस वी बी का साइन बताओ, वी ए माइनस वी बी का साइन बताओ, तो अंडरस्टूड सी बात है, ए ज्यादा है और बी कम है, तो वी ए माइनस वी बी का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। वी ए माइनस वी बी का साइन हो जाएगा पॉजिटिव। अगर मैं वी पी माइनस वी ए पूछता तो तुम्हें पता है फील्ड की डायरेक्शन में घटता है, ये लो होता है, ये हाई होता, लो माइनस हाई, नेगेटिव आ जाता। लो माइनस हाई, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो नेगेटिव, ज्यादा में से कम घटाएंगे तो पॉजिटिव। अब आप यहां बताइए, दूसरा सवाल, वी क्यू, वीपी माइनस वी क्यू कह दूं मैं आपसे, उसका साइन बताओ। वीपी माइनस वी क्यू का साइन बताओ, वीपी माइनस वी क्यू का साइन बताओ। वीपी लो है, फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल घटता है, तो ये लो है और ये हाई है। लो माइनस हाई, आंसर विल बी नेगेटिव। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। चलिए आ गई है तो तीसरा सवाल यहां भी करेंगे और यहां भी करेंगे। मैं आपसे कह दूं कि एक प्रोटॉन को E प्लस ई, प्रोटॉन को मूव कराया है ए से बी, ए से बी प्रोटॉन को मूव कराया है, तो बताइए वर्क डन बाय एक्सटर्नल बताओ। तो बेटा कुछ नहीं करना, Q इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। आपको वर्क बताना है और वर्क का साइन भी बताना है फटाफट। Q इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, दैट इज वी बी माइनस क्या करेंगे? वी ए। मैंने कहा मैंने प्रोटॉन को मूव कराया ए से बी, आप वर्क की वैल्यू बताइए, वर्क का साइन भी बताइए। तो बताइए, वैल्यू होगी Q, वीपी दिया होगा, वीए दिया होगा, जो भी वैल्यू होगी, मान लो मैंने वीपी दे रखा है और वीए दे रखा है, तो वीपी में से वीए घटाएंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप साइन और बताइए, Q का वैल्यू पॉजिटिव। अब आप मुझे बताइए Q पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रखना है, नेगेटिव है तो नेगेटिव रखना है। अब वीपी माइनस वीए का साइन बताओ, ये लो है और ये हाई है, तो लो माइनस हाई, ये नेगेटिव आ गया, तो ये टोटल वर्क क्या आ जाएगा बताओ? एक्सटर्नल वर्क। जब प्रोटॉन यहां से यहां जाएगा तो नेगेटिव आएगा। मैं पूछूं इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है, तो अंडरस्टूड सी बात है, इलेक्ट्रिकल वर्क का साइन अगर मैं पूछूंगा तो बस जो ये आंसर है उसका अपोजिट कर देंगे। मतलब अगर हमारा एक्सटर्नल वर्क या नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिकल वर्क का साइन जो आएगा वो यहाँ पॉजिटिव आएगा। ये सवाल यहां भी करते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं
कि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया मैंने, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, और उसको मैंने Q से P मूव कराया। कुछ भी पूछ सकते हैं बेटा, P से Q करा दिया, Q से P करा दिया। आप बताइए, मैंने नेगेटिव चार्ज को Q से P मूव करवाया है, तो आप बताइए एक्सटर्नल वर्क का फार्मूला क्या होगा और उसका साइन क्या होगा। तो आप बताइए, फार्मूला ऐसे लिखेंगे, Q कहाँ से कहाँ लेके गए भाई, Q से P, तो VP माइनस करेंगे VQ, कर दिया। Q कौन है, इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव हो तो यहाँ नेगेटिव रखना है और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव रखना है। देखिए Vp माइनस V, फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल घटेगा, तो ये लो पोटेंशियल है और ये हाई है, लो में से हाई घटाया तो ये नेगेटिव आएगा, और ये नेगेटिव आएगा तो ये टोटल वर्क पॉजिटिव आएगा, यानी हमारा एक्सटर्नल वर्क नेगेटिव चार्ज को नजदीक लाने में पॉजिटिव होगा। हाँ देख सकते हैं हम, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, तो मैं नजदीक लाने में जोर आएगा। तो इलेक्ट्रिकल वर्क अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिकल वर्क कैसा होगा, तो ये तो अपने आप ही इलेक्ट्रिकल वर्क किस तरह का होगा। इस बार अगर हम इसको नजदीक लाएंगे तो हमारा वर्क क्या है, पॉजिटिव, यानी हमें इधर लाना पड़ेगा उसको। अगर मैं इलेक्ट्रिकल वर्क पूछूं तो इसका साइन उल्टा कर दो, जो एक्सटर्नल है उसका साइन उल्टा, यानी नेगेटिव वर्क होगा। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमें पोटेंशियल डिफरेंस के साइन बताने होते हैं, किस तरह से हमें एक्सटर्नल वर्क के साइन बताने होते हैं, और किस तरह हमें इलेक्ट्रिकल वर्क के साइन बताने होते हैं। चलिए आज हम आगे टॉपिक को शुरू करते हैं। ये थी सारी बातें किसके बारे में, पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी, उनके रिलेशन। हाँ एक बात पे हम और फोकस करेंगे थोड़ा सा, वो है ये वाला फार्मूला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू होता है Q डेल्टा V, Q डेल्टा V, और Q डेल्टा V का मतलब है V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, और अगर आपसे कोई पूछे इलेक्ट्रिकल वर्क, तो इलेक्ट्रिकल वर्क हो जाएगा बच्चों इसका जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे आप क्या रखें, याद रखें कि जब आपको एक्सटर्नल वर्क पूछा जाए तो वो होगा Q V फाइनल माइनस V इनिशियल, और इलेक्ट्रिकल वर्क उसका जस्ट उल्टा होगा। इस बात पे एक छोटा सा मैं सवाल जरूर पूछना चाहूँगा आपसे, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। मैंने दिया यहाँ एक Q चार्ज, हाँ, और ये ध्यान दें कि ये जो पोटेंशियल होते हैं वो इस चार्ज के पोटेंशियल नहीं होते, ये उस चार्ज के पोटेंशियल होते हैं जिसके फील्ड में हम इस चार्ज को क्या करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। देखिए ये प्लस Q चार्ज है और एक स्फेरिकल बाउंड्री दी हुई है। मैंने पूछा आपसे कि बताओ बच्चों, एक चार्ज है जो Q नॉट है, उसको मैं A से इस रास्ते के जरिए B पे लेके गया, और फिर मैं उसको इस रास्ते से यूं करता हुआ यहाँ C लेके गया, और एक मैं उसे डायरेक्ट A से C लेके गया। तो मेरे पास 3 पाथ है, ये है पाथ नंबर 1, ये है पाथ नंबर 2, और ये है पाथ नंबर 3। तो मैंने आपको ऑप्शन दिया कि बताओ बच्चों, वर्क कंपेयर करो, सेलेक्ट करो, कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत है, सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करेक्ट, करेक्ट बात सेलेक्ट करो। मैंने आपको ए ऑप्शन दे दिया, क्या W1 ज़्यादा है, W2 कम है, W3 और कम है, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया कि W1 से बड़ा W2 है और उससे बड़ा W3 है। तीसरा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया कि W1 और W2 और W3 बराबर हैं और 0 है, और डी मैंने कहा नन ऑफ दीज। तो आप सोचिए ज़रा क्या आंसर होना चाहिए, 1 मिनट के लिए सोचिए। और ये स्फीयर है, क्या है बेटा, ये स्फीयर है, और ये सेंटर पे रखा हुआ है। तो बेटा इसमें हम ना पाथ देखते रह जाएंगे, एक्चुअली में पाथ देखना ही नहीं है, हमें वर्क देखना है। और वर्क का फार्मूला क्या है, Q V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्यों हम कौन सा चला रहे हैं, Q नोट। अब आप बताइए पोटेंशियल किसका लिखना है, जिसके फील्ड में चल रहा है, और ये जो हमारा चार्ज चल रहा है वो किसके फील्ड के अंदर चल रहा है, इस Q चार्ज के फील्ड के अंदर चल रहा है, यानी पोटेंशियल लिखा जाएगा इस बड़े Q का, ना कि
छोटे क्यू का। छोटे क्यू को जो मूव कराते हैं उसका पोटेंशियल नहीं होता। यहां जो वर्क लिखते हैं तो क्यू डेल्टा वी में क्यू तो वो होता है जिसे हम मूव कराते हैं, और वी उन चार्जेस का होता है जिसके फील्ड में हम चला रहे हैं। तो हम इस बार इस चार्ज को किसके फील्ड में चला रहे हैं? इसके फील्ड में चला रहे हैं, तो इसका पोटेंशियल लिखा जाएगा। तो आप बताइए इसका पोटेंशियल V। अगर मैं ये वाला रास्ता लेता हूं तो आप बताइए जरा A पे पोटेंशियल कितना है? मान लो Q की वजह से A पे पोटेंशियल V है तो ये R दूरी पर है, तो KQ/R पोटेंशियल। ये भी तो R दूरी पर है, तो KQ/R पोटेंशियल। ये भी कितनी दूरी पर है? R दूरी पर है, तो KQ/R पोटेंशियल। मतलब यहां भी V होगा, यहां भी V होगा, और यहां भी पोटेंशियल V होगा। तो अगर मुझे W1 पूछा जाए, W1 ये वाला 1 W1 पूछा जाए तो क्या होगा बेटा? Q नॉट इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, दैट इज V माइनस V। आंसर आ गया 0। अगर कोई मुझसे W2 पूछे, Q नॉट इंटू क्या करूंगा? V फाइनल, फाइनल होगा ये, और इनिशियल होगा ये, V फाइनल माइनस V इनिशियल, ये भी 0 आ गया। और अगर W3 पूछे तो W3 ये इनिशियल होगा और ये फाइनल होगा, यहाँ भी V है और इनिशियल भी V है, तो Q नोट इंटू V माइनस V, और ये भी आ गया 0। तो इसका मतलब ये तीनों वर्क बराबर भी हैं और 0 भी हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा, आप इसे ज़रूर याद रखें। चलिए अगली बात करते हैं। अगली बात है बेटा मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, ये क्या बात हुई बेटा? सुनो, ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज है। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या होता है ये आपको याद भी होना चाहिए। नहीं याद है तो मैं थोड़ा याद दिला देता हूं। अपना 11th क्लास में होता था बेटा, और बड़ी ज़रूरी बात थी। एक थ्योरम थी बेटा, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस में क्या आती है? कोई सिस्टम होता है, उस पर जो वर्क होते हैं सारे वर्क का सम किसके बराबर होता है? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। और अगर ऐसा है तो वर्क कौन कौन से हो सकते हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये जैसे पेन है, इसके ऊपर कौन से वर्क हो सकते हैं? मैं वर्क कर सकता हूँ, हवा कर सकती है, ग्रेविटी कर सकती है, जितनी फोर्स उतने वर्क। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यूं चला रहा हूं ऊपर की तरफ तो मेरा फोर्स वर्क करेगा, ग्रेविटी का फोर्स भी वर्क करेगा, हवा का फ्रिक्शन भी वर्क करेगा। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू ऑलवेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय ऑल में हो सकती है वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन जैसी फोर्स को हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जो जिनके अगेंस्ट किया गया वर्क वेस्ट चला जाता है वो है नॉन कंजर्वेटिव, स्टोर नहीं होता। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये धनुष है, और अगर आप यहां एरो लगा लें और इसको यूं खींच दें, ये वर्क स्टोर होगा, ये वर्क स्टोर होगा, छोड़ते ही काइनेटिक एनर्जी आएगी। ये पेन है, ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क किया, छोड़ दोगे, काइनेटिक एनर्जी स्टोर होगा। स्प्रिंग और डब्बा सिस्टम में दबा दो, छोड़ दो, काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, मतलब स्टोर होगा। लेकिन अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स लो, जैसे ये हाथ है, अरे ऑब्जेक्ट है, मैंने यूं चलाया, हाथ ने इसको चलने से रोका, लेकिन मैंने जो वर्क किया इसको चलाने में, वो वर्क क्या नहीं हुआ? स्टोर नहीं हुआ, ये वापस नहीं आया। एक अलमारी ये भारी से उसको धक्का मार गया, अपने आगे चलाया, वो अपने आप बैक नहीं आएगी। यानी फ्रिक्शन के अगेंस्ट किया गया वर्क स्टोर नहीं होता, और जो स्टोर नहीं होता, उस जिसके अगेंस्ट किया गया वर्क स्टोर नहीं होता, वो वाली फोर्सेस कहलाती हैं नॉन कंजर्वेटिव। और जिनके अगेंस्ट किया गया वर्क स्टोर होता है वो कहलाती हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस। और स्टोर्ड वर्क को कहते हैं इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां कितने वर्क हो सकते हैं बेटा किसी भी सिस्टम के ऊपर? वर्क डन बाय एक्सटर्नल हो सकता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, बराबर होता है डेल्टा के। इसी का एक केस है कि अगर मैं कहूं कि W एक्सटर्नल भी 0 है, यानी मैं कोई काम नहीं कर रहा, और W नॉन कंजर्वेटिव भी 0 है, देयरफॉर क्या बचा? W कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के। और याद करें W कंजर्वेटिव लाइक इलेक्ट्रिकल फोर्स, लाइक स्प्रिंग फोर्स, लाइक मैग्नेटिक फोर्स, यानी जिनके अगेंस्ट किया गया वर्क स्टोर होता है। जैसे अभी भी हमने देखा था,
ये प्लस क्यू चार्ज और यहाँ क्यू नोट चार्ज, अगर हम इसको नज़दीक लाएं तो और फिर छोड़ के देखें तो इसके अगेंस्ट ये फील्ड क्या करेगा, इसको नज़दीक लाने से रोकेगा, लेकिन जैसे ही हम इसको अंदर ले आएंगे और फिर छोड़ेंगे तो ये उधर भागेगा, यानी इस फील्ड के अगेंस्ट किया गया वर्क स्टोर होगा। तो ये वाली इलेक्ट्रिकल फोर्स जो है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और हमें पता है W इलेक्ट्रिकल के अगेंस्ट जो वर्क करेंगे वो होगा डेल्टा U, इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल वर्क पूछे तो बेटा होगा माइनस W इलेक्ट्रिकल। तो हमेशा याद करें कि W इलेक्ट्रिकल किसके बराबर होगा, माइनस डेल्टा U, दैट इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क हमेशा याद करें माइनस डेल्टा U होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और ये हो गया इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हमारी सोनी सी थ्योरम हो गई क्या, अगर केवल कौन सी फोर्स लग रही है, केवल जो वर्क है वो कौन सी फोर्स का है, कंजर्वेटिव का, नॉन कंजर्वेटिव का वर्क नहीं है, एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क नहीं है, तो हम एक बात कह सकते हैं जितनी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इस बात को कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। आपको कि सर इसको यूज कैसे करेंगे, यूज करना सिखाता हूं। पहले थोड़ी सी बात और अच्छे से याद करो। थ्योरम क्या है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आएगा उतना ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा। लेकिन ये थ्योरम लगाते वक्त ध्यान रखना, आप बीच में चार्ज पार्टिकल के साथ छेड़खानी करते हुए नहीं होने चाहिए, केवल इलेक्ट्रिकल फोर्सेस लगनी चाहिए तो ये थ्योरम लगेगी। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में लगा रहे हैं तो यस और नो। अब यहां इस थ्योरम को लगाने के दो तरीके हैं। एक तो है इसको पढ़ते क्या, माइनस को पढ़ते हैं बेटा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और इसको पढ़ते हैं इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और अगर ये माइनस राइट में लिख दिया जाए तो इसे क्या पढ़ेंगे, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक तो आपको ये डायरेक्ट देखना आ जाए, या फिर आप इसको ऐसे यूज कर सकते हो, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब माइनस डेल्टा यू का मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल बराबर हो गया डेल्टा के का मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई कर लो तो यू इनिशियल ये प्लस हो गया माइनस यू फाइनल बराबर हो गया के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब इनिशियल वाले एक साइड कर लो और फाइनल वाले एक साइड कर लो, तो यानी फार्मूला बन गया यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। तो हम इसको इस फॉर्मेट में यूज करेंगे। डिक्रीज इंक्रीज में बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसकी बजाय ऐसा फॉर्मेट बना लेते हैं, एक्चुअल में ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या ही है, सेम है, तो आप इस फॉर्मेट की बजाय ये फॉर्मेट लगा लो, ज़्यादा बढ़िया रहेगा न्यूमेरिकल करने के लिए। तो जब भी सिस्टम ओनली इलेक्ट्रिकल फोर्सेस की वजह से यानी ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस की वजह से एक जगह से दूसरी जगह चले, तो एक थ्योरम लगा सकते हो आप, सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का सम बराबर होगा सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का सम। आपको सर कैसे लगाएंगे, इसको लगा के दिखाओ। तो देखो बेटा, एक सवाल से देखते हैं। मैंने कहा ये न्यूक्लियस है, कोई एटम है और उस एटम का न्यूक्लियस है और इस पे चार्ज कैपिटल क्यू है और ये फिक्स कर रखा है, और यहां मेरे पास एक स्मॉल क्यू चार्ज है, वो इससे काफी दूर है और मैंने उसे फेंक दिया, यू स्पीड से फेंक दिया और फेंक के छोड़ दिया। यानी अब मेरी फोर्स नहीं लग रही, फेंक के छोड़ दिया, मेरी फोर्स क्या देके चली गई, स्पीड देके चली गई। तो अब केवल कौन सी फोर्स लगेगी जब ये मोशन कर रहा है, जरा देखो, वो फिक्स है, ये उसके पास आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तो केवल एक ही फोर्स लग रही है, वो है इलेक्ट्रिकल फोर्स, और वो किस तरह की फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स है तो हम एक थ्योरम लगा सकते हैं, अगर एक ही फोर्स लग रही है तो हम कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं बेटा, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर होगा यू फाइनल प्लस के फाइनल। आप कहोगे सर पहले ये तो बताओ निकालना क्या है, कोई बात नहीं बता देते हैं, लेकिन थ्योरम याद कर लो। जब भी यूं कहते ना ये चार्ज फेंक दिए, ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं या दोनों चल रहे हैं, लेकिन उनके बीच में कोई दूसरी फोर्स नहीं लग रही, केवल इलेक्ट्रिकल लग रही है यानी कंजर्वेटिव लग रही है, तो आप ये थ्योरम लगा लिया करो। अब सवाल सुन लो, ये कैपिटल क्यू चार्ज है, फिक्स है, ये स्मॉल क्यू चार्ज है, यू से फेंका है, इसकी तरफ आ रहा है, बताओ कितना नजदीक आके रुकेगा, कितना नजदीक आके
रुकेगा। रुके तो कहा बेटा, ये रिपल करेगा तो पास आता जाएगा और एक पर्टिकुलर दूरी पे आके रुक जाएगा। तो मान लेते हैं कितना दूर आके रुक जाएगा, डी दूरी पर आके रुक जाएगा। और हमें ये डी निकालनी है, जिसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। क्या कहते हैं बेटा उसे? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो हमें डी निकाल के दिखाना है। तो कैसे करेंगे? डी निकालेंगे कैसे? थ्योरम लगाएंगे, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। यू इनिशियल कैसे लिखोगे? पुट करो। जब दोनों दूर थे मतलब इनफाइनाइट दूरी, डिस्टेंस वेरी लार्ज, और पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय वेरी लार्ज मतलब इनफाइनाइट का मतलब काफ़ी दूर थे, बहुत ज़्यादा दूर थे। तो ये वाली टर्म तो क्या ही होगी बच्चों? ज़ीरो। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी ज़ीरो प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इसका मास भी दिया हुआ बेटा m, हाफ m u स्क्वायर इज इक्वल टू यू फाइनल। कितना है यू फाइनल? यहां आके रुका है ना, यहां। तो यहां क्या लगाओगे? यू फाइनल, ये है मेरा फाइनल, ये है मेरा इनिशियल। तो यू फाइनल कितना है? इतनी दूर आके रुका तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? ज़ीरो। यू फाइनल कैसे पुट करोगे? के पहला चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा, डिवाइडेड बाय उनके बीच का गैप ये रहा, डी। हमें क्या निकालना था? हमें डी निकालना था। तो डी ले आओ लेफ्ट में, आंसर आ गया भागता हुआ के क्यू डिवाइडेड बाय हाफ m u स्क्वायर। यही होगी डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। उम्मीद आपको बात समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो एक सवाल और करते हैं, इस बार एक थोड़ा नया ट्विस्ट पैदा करते हैं। अब कह देते हैं ये भी मूवेबल है, ये भी सर फिक्स ना होकर फ्री कर दो ना आप। फिर सवाल का क्या होगा ये देखते हैं। देखिए नया क्वेश्चन है, ये भी बड़ा ही प्यारा सवाल है। ये है एक कैपिटल क्यू चार्ज, थोड़ा इस साइड बना लेते हैं, इस साइड कैपिटल क्यू चार्ज, और ये है स्मॉल क्यू चार्ज। हाँ एक बात तो मैं कहूँगा बेटा, फिजिक्स पढ़ते टाइम आप फिजिक्स को एंटरटेनमेंट लें। आप पढ़ते टाइम अगर आपका ध्यान भटक रहा है ना, आप कभी सोशल मीडिया देखने की कोशिश कर रहे हैं, कभी गाने सुनने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आप पढ़ नहीं रहे। अगर आप सही एनर्जी से पढ़ रहे होंगे बेटा तो आपको फिजिक्स से मज़ेदार कुछ नहीं लगेगा, इससे प्यारा विषय नहीं लगेगा अगर आप इसको दिल लगा के पढ़ रहे हैं। तो मेरा कहना, जब भी आप वीडियो देखें उसे आराम से रिकैप करें, उसमें जो पॉइंट्स हों उनको कलेक्ट करके अपनी नोटबुक में लिखें कि भी आज हमने ये बात सीखी, और उसको फिर अप्लाई करके देखें। 5-10 प्रॉब्लम लगा के देखें। जब तक आप प्रॉब्लम लगा के नहीं देखोगे प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। फिजिक्स इज अ प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व्ड। आप फिजिक्स को थ्योरी नहीं मान सकते। जब तक आप फिजिक्स को थ्योरी मानते रहोगे ना बेटा, सारी उम्र थ्योरी पढ़ते रहना, सवाल कभी नहीं होंगे। सवाल करते जाओ, थ्योरियाँ आने लग जाएंगी, सब कुछ आने लग जाएगा। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है और इसका मास m है, और ये स्मॉल क्यू चार्ज है और इसका मास m है। इसको मैंने दूर से यू स्पीड देके छोड़ दिया है। सवाल ये कि ये भी मूवेबल है, ये भी मूवेबल है। अब बताइए उनके बीच में मिनिमम गैप निकालिए कितना होगा। मिनिमम गैप निकालिए कितना होगा। मिनिमम गैप निकालिए कितना होगा। बड़ा मजेदार सा। पहले आप सोचिए हो क्या रहा है, खेल क्या होगा इसमें। स्मूथ टेबल के ऊपर है, यूं मान लीजिए स्मूथ टेबल या कुछ भी स्पेस में मान लो, ये इसकी तरफ आ रहा है। तो जैसे जैसे ये इसके पास आएगा क्या होगा, जैसे जैसे पास आएगा ये उसको रिपेल करेगा तो चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन शुरू में कौन सा तेज है, ये ए कह देता हूँ, ये बी कह देता हूँ। ए शुरू में तेज है, इतना तेज कह लो, ये ए की फुर्ती, ए की स्पीड, बी की स्पीड है ही नहीं, जीरो, रेस्ट में था। अब धीरे धीरे जब ये पास आएगा तो बी तेज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन ए को ये रिपेल करेगा बैक साइड, तो ए की स्पीड कम होनी शुरू हो जाएगी। मतलब ए स्पीड स्लो होती जाएगी और बी की स्पीड बढ़ती जाएगी। लेकिन जब तक किसकी स्पीड ज्यादा है, जब तक ए की स्पीड ज्यादा है और बी की स्पीड कम है, ये जो गैप है वो धीरे धीरे कम ही होता जाएगा। जब तक ए तेज है और बी स्लो है, ए तेज है,
बी स्लो है, बी चल रहा है 3 से, ए चल रहा है 8 से, तो ये जल्दी आगे आएगा, वो कम आगे जाएगा, तो गैप कम होता जाएगा। जैसे ये दोनों की स्पीड इसकी बढ़ते बढ़ते और इसकी घटते घटते जब बराबर हो जाएगी, बराबर, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, ये भी 3 से, तो इनके बीच का गैप कम नहीं होगा। और उसके बाद जब बी तेज हो जाएगा, बी तेज हो जाएगा 4 से, ए स्लो हो जाएगा 2 से, आगे वाला 4 से भागेगा, पीछे वाला 2 से, वो ज़्यादा आगे निकल जाएगा, ये पीछे रह जाएगा, गैप बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? मिनिमम गैप। मिनिमम गैप का मतलब हुआ वो वाला केस जब ए वाले की स्पीड और बी वाले की स्पीड सेम हो जाएगी। बी की बढ़ते बढ़ते, बी की पहले 0 थी, ए की हाई थी, ए की घटते घटते और बी की बढ़ते बढ़ते, जब दोनों की सेम हो जाएगी तब उनमें गैप मिनिमम होगा। और अगर ऐसा है तो चलो मान लेते हैं कि जब ये चल रहे थे एम, बी वाला कैपिटल क्यू, इसकी स्पीड वी है और ये इतना पास आ चुका है, स्मॉल क्यू, इसका मास भी एम है और इसकी स्पीड भी वी हो चुकी है। यू से घटते घटते वी होगी, इसकी 0 से बढ़ते बढ़ते वी हो गई। तो अब बताइए कैसे करेंगे? अब लगाएंगे हम एक थ्योरम जिसे कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन। यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। अब आप यू इनिशियल बताइए, शुरू में दोनों दूर थे तो 0 थी, के इनिशियल कितनी थी? हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ एम यू स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी थी 0, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी लिख दी। ध्यान दे बेटा, काइनेटिक एनर्जी टोटल लिखनी है, इसकी भी और इसकी भी। ये वाला रेस्ट में है, शुरू में किस में था? ये रेस्ट में, तो इसकी 0 पुट होगी, इसकी हाफ एम यू स्क्वायर पुट होगी। यू इनिशियल दोनों का गैप लार्ज था तो यू इनिशियल 0 हो गई। अब आ जाओ यू फाइनल। यू फाइनल जब ये कितना गैप है मिनिमम इनके अंदर, मिनिमम गैप मान लेता हूँ डी। कितना मान लेता हूँ? डी। तो बताओ मिनिमम गैप डी है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डी मिनिमम प्लस के फाइनल। के फाइनल इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस इसकी काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर इसकी और हाफ एम वी स्क्वायर इसकी, तो डबल कर दूं, ये कट गई, हाफ एम वी स्क्वायर इसकी और हाफ एम वी स्क्वायर इसकी। अब आप कहोगे सर डी मिनिमम, देयरफॉर के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय डी मिनिमम इज इक्वल टू आ जाएगा, ये वाली टर्म लेफ्ट में ले आओ, दैट इज एम यू स्क्वायर बाई 2 माइनस हो गया एम वी स्क्वायर। लेकिन एक गजब बात रह गई यहाँ पे कि ये तो गिवन था, ये भी गिवन था, ये हमें पता है, ये हमें पता है, लेकिन वी तो नहीं पता। वी तो नहीं पता तो वी निकालना पड़ेगा। वी के लिए लगाना पड़ेगा मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल बेटा? मोमेंटम। इसने इस पे फोर्स लगाई, इसने इस पे लगाई, तो ए और बी का टोटल मोमेंटम जो शुरू में था वही बाद में होगा। तो आप बताइए ए और बी का इनिशियल मोमेंटम क्या था? ए और बी का इनिशियल मोमेंटम बराबर होगा ए और बी का फाइनल मोमेंटम। आप बताओ जरा, ए और बी का इनिशियल मोमेंटम, ए का था एम यू, बी का था 0, एम यू बी का था 0 बराबर होगा ए और बी का फाइनल। ए और बी का फाइनल है एम वी, इसका भी है एम वी, तो एम वी प्लस एम वी हो गया 2 एम वी, एम से एम कट गया, तो देयरफॉर वी बराबर आ गया यू बाई 2। और अगर v है u बाई 2 तो यहाँ रख दो, v की वैल्यू रख दो यहाँ कितनी? u बाई 2, दिस इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाई 2 माइनस एम u बाई 2, तो u स्क्वायर बाई 4 हो गया। इनको माइनस कर लो तो कितना आ गया? 1 बाई 2 एम यू स्क्वायर कॉमन आ गया, तो एम यू 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 4, 1 बाई 4 बच गया। तो ये आंसर आ गया किसका? ये आया के, देयरफॉर के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय डी मिनिमम इज इक्वल टू हो गया है एम यू स्क्वायर बाय 4। दिस इम्प्लाइज दैट डी मिनिमम क्या होगा? ये इधर चला जाएगा, बाकी सारा इधर आ जाएगा, तो क्या बना?
KQQ डिवाइडेड बाय MU² और 4 ऊपर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा सुंदर सा आंसर। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। आ गई है तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। यहाँ ये बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं कहूँगा आप इसे ज़रूर लिखें और याद रखें। इसमें दो बातों का यूज़ किया है हमने, मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल का और मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल का। ठीक है, चलिए एक सवाल और करते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। देखिए, एक प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ मैंने कहा आपसे कि मैंने इससे काफ़ी दूर, या फिर यूं कह देता हूं, इसके चारों तरफ फील्ड है ऐसे, और फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल हमें पता है क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो मान लो बच्चों, ये एक पॉइंट है जहां का पोटेंशियल 5 वोल्ट है, तो यहां का पोटेंशियल नो डाउट आप बताइए कितना होगा, 5 से ज़्यादा होगा फील्ड की उल्टी डायरेक्शन में। यहां है 10 वोल्ट का पोटेंशियल। अगर मैं कहूं कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहां छोड़ दिया, तो आप बताइए वो किधर जाएगा, वो इधर भाग के आएगा। तो मैंने पूछा कि एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कहां से कहां जाता है, ये याद करें, यहां से लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। तो जब इलेक्ट्रॉन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव करेगा, तो बताइए उसकी काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा। मैंने कहा था अपने आप जहां जाएगा वहां पोटेंशियल एनर्जी घटती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो मैंने कहा बताइए गेन इन काइनेटिक एनर्जी बताइए, गेन इन काइनेटिक एनर्जी बताइए। इस तरह के सवाल बेटा थोड़ा सा जल्दी यू इनिशियल यू फाइनल लिखने के चक्करों में ना पड़ के थोड़ा फास्ट करेंगे। अब हम ऐसे लगाएंगे फार्मूला, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगा इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इंक्रीज, यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी गेन हो रही है, तो हम उसे कहेंगे गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा क्या चीज, माइनस डेल्टा यू। और माइनस डेल्टा यू याद करें, आपको मैंने सिखाया था डेल्टा यू बराबर होता है डब्ल्यू एक्सटर्नल, और वो बराबर था क्यू डेल्टा वी, क्यू इंटू डेल्टा वी मैंने कहा था याद रख लें। तो अगर माइनस डेल्टा यू रखना हो तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू डेल्टा वी। तो बेटा कभी भी क्या लिखना हो, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखना हो तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाया करेगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा माइनस डेल्टा यू। और डेल्टा यू का फॉर्मूला हम जानते हैं, डेल्टा यू यानी डब्ल्यू एक्सटर्नल, उसका फॉर्मूला था क्यू डेल्टा वी। तो मैंने इसकी जगह ये रख दिया क्यू डेल्टा वी और आगे माइनस लगा हुआ है। तो अब आप पुट कर लीजिए माइनस क्यू, क्यू की वैल्यू क्या है माइनस ई रख दिया, डेल्टा वी की वैल्यू बताइए फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ये डेल्टा यू याद रखें बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, डब्ल्यू एक्सटर्नल बराबर होता है डेल्टा यू बराबर था क्यू डेल्टा वी, और डेल्टा वी का मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। लेकिन अगर आपको डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी लिखनी हो, क्या लिखनी हो, इस थ्योरम में ये इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी है तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, और डिक्रीज लिखना हो तो माइनस लगाना पड़ेगा। डेल्टा यू का फार्मूला क्यू डेल्टा वी है, ये फार्मूले का माइनस है, तो ये तो फार्मूले का माइनस है, और ये जो माइनस लगाया वो चार्ज का है। अब मैं डेल्टा वी रखूंगा, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, यानी 10 माइनस 5 यानी कितना आ गया ई, ये तो ई आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट कितना हो गया 5 ईवी, वी वोल्ट में ना, ई वोल्ट में है, 5 ईवी गेन इन काइनेटिक एनर्जी हो गई। अगर मैं कहूं कि नहीं मेरे को तो जूल में बताओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर आपको जूल में चाहिए तो आप क्या करेंगे, डेल्टा के बराबर 5 ईवी, ई की जगह ई रखो, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम इंटू वोल्ट, वोल्ट होता है बेटा जूल पर कूलम, कूलम से कूलम कट गया, आंसर आ गया जूल में। यानी ईवी का जब भी जूल बनाना हो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। 1.6 इंटू 5 8 हो गया, 8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल का काइनेटिक एनर्जी का गेन होगा। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो एक सवाल और देख लो। मैंने कहा आपसे
कि ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की ज़रूरत नहीं है इस बार, सीधा कह देते हैं। मैंने कहा ये कोई फील्ड कन्फिगरेशन है, कोई भी फील्ड कैसा भी हो सकता है, स्टेट होना ज़रूरी नहीं है, किसी भी तरह का फील्ड हो सकता है, इस तरह का कोई फील्ड है। और मैंने कहा आपको कि इस पॉइंट पे पोटेंशियल, इस जगह पे पोटेंशियल जो है 20 वोल्ट है, और यहाँ जो पोटेंशियल है वो मैंने कहा आपको 5 वोल्ट है। 10 ले लो, 10 ले लेते हैं, 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। मैंने कहा मैंने यहाँ पे शुरू वाली जगह पे एक प्रोटॉन छोड़ दिया, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जब पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाएगा तो बताओ, पहली बात तो अपने आप भाग जाएगा कि नहीं, फील्ड इधर है, वो जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, और अगर वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा तो मेरा सवाल ये है कि आप मुझे बताओ गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा जब भी मल्टीपल चार्जेस इन्वॉल्व हों तो आप इस थ्योरम को यू इनिशियल प्लस के इनिशियल इज इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल लगाओ, लेकिन अगर एक ही चार्ज की मूवमेंट हो तो ये बहुत सुंदर है, गेन इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब आप बताइए मुझे डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, क्यू डेल्टा वी, क्यू डेल्टा वी। क्यू कितना है, ई प्रोटॉन, अब पॉजिटिव रखा है, साइन के साथ रखें फार्मूले में। डेल्टा वी क्या है, यहां से यहां गया है, अपने आप यहां से यहां गया ना, तो यहाँ फाइनल माइनस इनिशियल पुट होएगा, यानी 10 माइनस 20 वोल्ट, तो आंसर आ गया -10 और माइनस प्लस हो गया +10 EV, और अगर मैं कहूँ जूल में कन्वर्ट करो तो 10 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और अब आंसर हो जाएगा जूल में, यानी आंसर हो गया गेन इन काइनेटिक एनर्जी का कितना, 16 इंटू 10 की पावर -19 जूल। और अगर मैं कह दूं कि मैंने रेस्ट में छोड़ा है, यहां से किस में छोड़ा है, रेस्ट में, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, अरे भाई वाह, के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू हो गया 16 इंटू 10 की पावर -19 जूल। मैंने कहा इनिशियली किस में था, रेस्ट में, रेस्ट में था तो अच्छी बात है, इनिशियल को 0। और अगर मैं कह देता कि इनिशियली रेस्ट में नहीं था, 5 की काइनेटिक एनर्जी थी तो 5 रख देते, फाइनल आ जाती। मैं इनिशियल स्पीड दे देता तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाती, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से किसी तरह दी हो, वो यहाँ पुट कर देना तो फाइनल आ जाएगी। और अगर मैं कह दूं इनिशियली रेस्ट में था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गई 0, तो के फाइनल आ गया, के फाइनल आ गया। और अगर मैं कह दूं कि इसका मास m है, फाइनल स्पीड बताओ, यहां जाने के बाद उसकी स्पीड बताओ, तो के फाइनल की जगह रख देना ½ इज इक्वल टू रख देना इतना, और मास रख देना 2 पता है तो क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। तो इस प्रकार बेटा पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हमें चार्जेस के बीच में जो स्पीड कैलकुलेशन और मूवमेंट्स रिलेटेड गैप कैलकुलेशन वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। उम्मीद आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। हैव अ गुड डे।